हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल एसएम क्लासेस में। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, गिव इट्स वर्किंग एंड प्रिंसिपल, राइट एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप ये वीडियो आज पूरा देखते हैं तो आपके इन सभी क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हैं। हम बहुत छोटी छोटी चीजों को हम लोग ब्लड सैंपल्स चेक करते हैं, माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं। एटम्स, न्यूक्लियस वगैरह, इन सब की जो स्टडी होती है वो माइक्रोस्कोप के नीचे होती है। लेकिन माइक्रोस्कोप असल में होता क्या है? व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप असल में जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो और कुछ भी नहीं होता है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। जी हाँ, अगर आप किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को उठा लें तो वो अपने आप में एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। मगर कब? हर स्टेज में आप एक कॉन्वेक्स लेंस को हर स्टेज में आप इस कॉन्वेक्स लेंस को एज अ माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर सकते। मगर अगर आपने रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, लेंस फॉर्मेशन वाई कॉन्वेक्स लेंस वगैरह आपने अगर अच्छे से की हुई है तो ये चीज आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। देखिए कैसे। सबसे पहले, क्या आपको पता है कि इस पॉइंट को, जहां पे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इस सेंटर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है जी। यहां पे इस तरफ का दो ग्लासेस हैं, देखिए एक ग्लास यहां से है, एक ग्लास इधर से है। दोनों सरफेसेस हैं, स्फेरिकल सरफेसेस हैं। इस तरफ का सेंटर यहां होता है, इस तरफ का सेंटर यहां होता है, ठीक है। तो वैसे ही फोकस भी, अगर आप इनके सेंटर यहां है तो इनके फोकस भी यहीं होते हैं। ये अगर C1 है तो ये C2 है। यहां पर इन दोनों के बिल्कुल हाफ में F1 और F2 होंगे। यही होता है कॉन्वेक्स लेंस। एक बहुत स्पेशल केस था कॉन्वेक्स लेंस में, अगर आपको याद हो, जब ऑब्जेक्ट हम O और F1 के बीच में खड़ी करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में खड़ा करते हैं तो उसकी इमेज जो थी वो कुछ अलग सी बनती थी। बाकी सब इमेज के मुकाबले वो कुछ अलग होती है। कैसे? देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लेते हैं यहां इसका फोकस है F। हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करके बना रहे हैं, बहुत जूम करके बना रहे हैं। और दूसरी तरफ का फोकस है F2 और यहां पर है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं यहां पर खड़ी करूंगा, मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट AB, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या कहता है कि पहले एक रे पैरेलल जाने दो, पैरेलल इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो जब जाएगी तो वो कहां से जाएगी? वो फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी लाइन हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मारते हैं, यहां से ये दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से उठाई। अब देखिए, ये जो दोनों रेज यहां से निकलती हुई नजर आ रही हैं, ये डाइवर्जिंग रेज हैं। कैसी रेज हैं? डाइवर्जिंग इन नेचर। डाइवर्जिंग रेज आपस में कभी नहीं मिलती हैं, ये ऐसी हैं, ऐसी। अब अगर ये दोनों डाइवर्जिंग है तो क्या इमेज बनेगी? नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। हम इमेज को खुद बनाएंगे। तो यहां से हम लोग इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। इट विल गो समथिंग लाइक दिस, ऐसी से जाएगी। और वैसे ही इस लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं। ये कहीं पर ऐसे कहीं जाकर यहां जैसे कहीं मिल जाएंगी, और जहां पर ये मिलती हैं यहां पे हमें इमेज मिलती है, A डैश B डैश। ये देखिए, ये जो हमने लेंस लिया है ये कोई खास, कोई स्पेशल माइक्रोस्कोप या कोई स्पेशल लेंस नहीं है। दिस इज अ सिंपल प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें हमने एक बहुत स्पेशल केस की स्टडी की, जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल बीच में होती है। तो इमेज कहां बन रही है? इमेज वर्चुअल बन रही है। सबसे पहले तो वर्चुअल है। क्या लाइनें खुद कटी? नहीं, हमने कटवाई हैं। जब हम लाइनें खुद कटवाते हैं तो इमेज वर्चुअल होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो बिल्कुल सीधी इमेज बनी और इरेक्ट बनी और बड़ी बनी, और बड़ी बनी। इस चीज को समझने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है जो आपको इसमें समझनी है वो है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल। अब ये विजुअल एंगल होता क्या है? कोई भी चीज
कोई भी चीज जब हम देखते हैं तो वो हमारी आंखों पर कुछ एंगल सबटेंड करती है। मान लीजिए ये हमारी आंख है, ठीक है, ये हमारी आंख है। यहां से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हमारी आंख के सेंटर के ऊपर एक एंगल क्रिएट करती है, और यही चीज रेटिना में पीछे जाके, ये रेटिना का पोर्शन होता है, इस रेटिना में जाके इमेज क्रिएट करती है। अब ये बात नोट कीजिए, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे कर दूं तो क्या ये ऑब्जेक्ट मेरी आंख के ऊपर एंगल भी बड़ा बनाएगी? अब देखो, अब इमेज और लंबी हो जाएगी। तो सारा खेल इस विजुअल एंगल का होता है। जितना विजुअल एंगल बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट हमें उतनी बड़ी दिखाई देती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डी क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो एंगल ऑफ विजन है, विजुअल एंगल जिसे कहते हैं, एंगल ऑफ विजन, ये एंगल ये फिक्स करता है कि कितनी मैग्निफिकेशन होगी। तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप चीज को बड़ा करके हमें दिखाता है, वो असल में और कुछ नहीं करता है, वो इस चीज का विजुअल एंगल थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो आइए अब इसकी स्टडी शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन कैसे होती है। सबसे पहले अगर आपको इसकी डेफिनेशन चाहिए तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। A simple microscope is nothing but a convex lens of short focal length। क्या होता है ये? और कुछ नहीं होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो भी एक छोटी फोकल लेंथ का, जिसकी फोकल लेंथ छोटी होगी। ठीक है जी। अब इसके बाद और दूसरी बात, एक और चीज इसमें आप जोड़ सकते हैं, हेल्ड नियर टू आई, आंख के नजदीक। माइक्रोस्कोप्स आपने देखा कभी यूज करते हो? माइक्रोस्कोप को आप आंखों के दूर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको माइक्रोस्कोप आंखों के नजदीक लगाना पड़ता है, तब आप उसे इस्तेमाल करते हैं। सो हेल्ड नियर टू आई। आइए इसकी वर्किंग डायग्राम और मैग्निफिकेशन समझते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए ये इसकी फोकल लेंथ यहां तक f1 और इतनी ही दूरी पे इस तरफ f2। हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है O और f1 के बीच में, इसकी इमेज फॉर्म करना चाहते हैं हम लोग। तो एक लाइन हम यहां से स्ट्रेट ले जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये टकराने के बाद फोकस से होके जाएगी, और दूसरी हम लोग जो लाइन है वो ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। ये दोनों डाइवर्जिंग होगी, इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करते हुए ले जाएंगे, जहां पे ये दोनों रेस टकराएंगी वहां पे इमेज फॉर्म होगी। ये इसका नाम रखा A' और B'। ये इमेज बनी है। अब थोड़े से उसके रूल्स की तरफ आते हैं। जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं, ऑल द डिस्टेंसेस दे आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से, अब देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, दिस इज डायरेक्शन फॉर इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे इस तरफ को जा रही है तो जितनी भी डिस्टेंसेस यहां को होंगी वो सारी हम पॉजिटिव लेंगे, और जितनी भी पीछे को आएंगी उतनी हम सब नेगेटिव लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज की हाइट को मैं HI मान लेता हूं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को O से कहते हैं U। इसे मैं फिलहाल के लिए UE लिख रहा हूं, आप इसे UO भी लिख सकते हैं, मैं इसे UE लिख रहा हूं। ये UE लिखने का जो मेन कंसर्न है वो इसलिए कि जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे ये UE आपके काम आएगा। वहां पे हम लोग जो ऑब्जेक्ट आईपीस के पास रखी जाती है उसके लिए हम UE का यूज करेंगे, तो आप यहां पे भी इसे UE की तरह इस्तेमाल कीजिए ताकि अगले डेरिवेशन में आपको आसानी हो। यहां देखिए, अब इमेज यहां बनी है तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की जो डिस्टेंस होती है इसको हम V कहते हैं, दिस इज फाइनल इमेज, तो इसे V ही कहेंगे। अब सबसे बड़ी बात है व्हाट इज मैग्निफिकेशन। आपसे पूछा गया, ये है इसका, देखिए सिंपल सा ये इसका रे डायग्राम है, ऐसे ही बनती है। हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, उसकी इमेज कहीं फोकस से पीछे जाकर एनलार्ज होकर बड़ी होकर मिलती है। अगर आप लोगों को मैग्निफिकेशन का फार्मूला याद हो, व्हाट इज मैग्निफिकेशन?
लेंस की जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है V अपॉन यू। या तो इसी को हम लोग हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी करते थे, ये मिरर में भी चलता था ये। मगर जब हम मिरर के मैग्निफिकेशन की बात करते थे तो वो माइनस V अपॉन यू होता था, माइनस V अपॉन यू होता था। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये मिरर्स के लिए होता है, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन होती है U अपॉन V अपॉन यू। मगर हमने एक मैग्निफिकेशन का, अभी जब हम लोग विजुअल एंगल का चैप्टर कर रहे थे, हमने मैग्निफिकेशन के लिए एक फार्मूला पढ़ा था, मैग्निफिकेशन, और वो तो पढ़ा था हमने बीटा अपॉन अल्फा। तो सर ये बीटा अपॉन अल्फा क्या होता है? देखो देखो सब समझाएंगे, सब समझ आएगा। देखिए ये बीटा अपॉन अल्फा क्या होता है। सबसे पहले हम बीटा के लिए लिख लेते हैं, बीटा इट इज द एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज। जो हमारी फाइनल इमेज बनी होती है उसने कितना एंगल सबटेंड किया होता है इस जगह पर, उस चीज को, ये वाला जो एंगल है अभी यहां पे, इसको हम बीटा कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ये पूरी इमेज है, इसकी जो ये पूरी की पूरी ट्रायंगल बन रही है, इसमें ये देखिए ये एंगल है, तो इस एंगल को हम बीटा कहेंगे। अच्छा सर अगर ये बीटा होता है तो अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है इट इज द एंगल मेड बाई आई एट डी, और डी फिर से वही डिस्टिंक्ट विजन की डिस्टेंस। एक ह्यूमन आई के लिए ये जो डिस्टेंस, जो डिस्टिंक्ट विजन होता है, ये कहां पर होता है? 25 सेंटीमीटर। तो अच्छा जी, इसी डायग्राम पे आते हैं, जरा यहां से देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीटा और अल्फा की। अब हम बीटा और अल्फा की जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्ट, जो ये अल्फा और बीटा हमने लिखे हैं, इनकी वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। मगर एक अजम्पशन होती है जब हम लोग रे ऑप्टिक्स कर रहे होते हैं, एक अजम्पशन है, बहुत बड़ी अजम्पशन है, ये हमने पीछे भी बहुत बार डिस्कस की थी। इसे कहते हैं कि ऑल रेज आर पैराएक्सियल। रेज कैसी हैं? पैराएक्सियल। पैराएक्सियल रेज पैरेलल ना होते हुए भी हमें पैरेलल नजर आती हैं। मतलब अगर आप बहुत दूर से, अगर आप किसी एक पॉइंट को, एक छोटे से पॉइंट को देख रहे हैं, तो उसकी तरफ से आने वाली जो रेज हैं, अगर आप यहां से मान लीजिए किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां आपकी आंख है, यहां से एक पॉइंट है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इससे आने वाली जो ये रेज हैं, ये आपको लगभग लगभग पैरेलल महसूस होंगी। आपको लगेगा कि ये सारी रेज कैसी हैं? पैरेलल है। ऐसी रेज को कहते हैं पैराएक्सियल रेज। और इनके बीच के जो एंगल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ये जो बीटा एंगल है ये बहुत छोटा है। हमने ये जो डायग्राम बनाया है ये बहुत हाई लेवल पे जूम करके बनाया है। आंख कितनी होती है? आंख तो बहुत छोटी होती है। तो आंख के हिसाब से अगर देखें तो जो लाइनें आ रही होती हैं, जो रेज ऑफ लाइट हमारी तरफ आ रही होती हैं, वो कैसी होती हैं? पैराएक्सियल। और पैराएक्सियल रेज के बीच में जो एंगल बनते हैं वो बहुत छोटे बनते हैं, वो बहुत छोटे बनते हैं। तो इसका मतलब व्हेन एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, जब एंगल बहुत बहुत छोटे होते हैं, देन जो tan अल्फा होता है वो अप्रोक्सीमेटली अल्फा के बराबर होता है, और जो tan बीटा होता है वो अप्रोक्सीमेटली बीटा के बराबर होता है, वो अप्रोक्सीमेटली बीटा के बराबर होता है। तो इसी अजम्पशन को हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे। अल्फा की वैल्यू तो हमें मिल नहीं सकती, मगर हम tan अल्फा की वैल्यू और tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बीटा की। जरा इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए, पूरी की पूरी ए बी डैश और ओ। यहां से हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हम एच आई अपॉन वी लिख सकते हैं। मगर क्या ये छोटी वाली ट्रायंगल, जो ये छोटी अंदर इतनी सी ट्रायंगल बन रही है, इसमें से भी हम tan बीटा निकाल सकते हैं? ये देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बीटा की वैल्यू। तो मैं यहां से tan बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। सो उसे हम यहां लिख रहे हैं tan बीटा। tan बीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच ओ अपॉन यू ई। इसे हम यहां लिखने वाले हैं एच ओ अपॉन यू ई। अब बात आती है tan अल्फा की। tan अल्फा की, अब tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी? tan अल्फा की वैल्यू हमें ये डायग्राम नहीं दे सकता। tan अल्फा जब कैलकुलेट किया जाता है तो वो बिना माइक्रोस्कोप या बिना लेंस के कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए ये मेरा ये ऑब्जेक्ट है और मैं इसे नेक्ड आई से, बिल्कुल नेक्ड आई से ऑब्जर्व कर रहा हूं। यहां पे आंख है,
और मैं इसे बिल्कुल नेक्ड आई, कोई लेंस नहीं लगा, कोई माइक्रोस्कोप नहीं है, हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसको मैंने डी डिस्टेंस अवे रखा है। डी डिस्टेंस का मतलब है ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर। फॉर अ ह्यूमन आई डी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। फॉर डिस्टिंक्ट विजन मतलब सबसे बढ़िया जो विजन आएगा वो कहां पर नजर आता है, वो आता है डी के ऊपर। आप देखिए, आप करके देखिए, आप किसी भी पेन को पहले अपनी आंख के पास लाइए, फिर उसे आंख से दूर ले जाइए, तो जो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है उस पर सबसे ज्यादा क्लियर इमेज दिखती है। आप उससे और नजदीक लाओगे तो इमेज ब्लर होना शुरू हो जाएगी। इस ऑब्जेक्ट ने जो ये एंगल इस वक्त आंखों पे बनाया होता है बिना माइक्रोस्कोप के, इसको कहते हैं अल्फा। तो ऑब्जेक्ट तो वही है, ऑब्जेक्ट की हाइट को तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एच ओ ही रहेगी, लेकिन जो डिस्टेंस है जहां पे रखा गया है एंगल बनाने के लिए, ये डी है। तो क्या यहां से tan अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच नॉट अपॉन डी आएगी? बस इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन होता है बीटा अपॉन अल्फा। तो हम बीटा की जगह हम लोग tan बीटा की वैल्यू ले लेंगे और अल्फा की जगह tan अल्फा की वैल्यू। क्यों? क्योंकि एंगल्स बहुत बहुत छोटे हैं। जब एंगल्स बहुत छोटे होते हैं तो ये सब आपस में इक्वल होता है। तो यहां से देखिए मैग्निफिकेशन कितनी आती है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू है एच नॉट अपॉन यूई, ये लिखा मैंने एच नॉट अपॉन यूई। इसी के फर्दर अपॉन में अल्फा की वैल्यू जो कि आई हुई है एच नॉट अपॉन डी। तो यहां से लिखूंगा मैं एच नॉट अपॉन डी, एच नॉट से एच नॉट कैंसिल, ये डी ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा डी अपॉन यूई। दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप। आप किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है वो, अगर आपके पास डिस्टिंक्ट विजन और जो यूई ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हो, तो आप उसकी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अभी इसी के साथ इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछता है, कभी कभी इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछा जाता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। कहता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितनी होगी। सो अगर आप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं तो एक बात बताइए, हमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है वो सबसे क्लियर कब नजर आती है, सबसे अच्छी नजर कब आती है? जब वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होती है, यानी कि जब वो डी पे होती है, तो हमें सबसे बढ़िया विजन यही आता है। अगर ये इमेज जो हमने पिछले ग्राफ में जो इमेज बनाई थी, जो हमने पिछले लेंस में जो यहां पे इमेज बन रही थी लास्ट में, अगर हम इस इमेज को ही डी पे बना दें, एक तो देखिए, एक तो छोटी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो बनानी है बड़ी करके, और दूसरी बात बड़ी करने के बाद भी कहां बनानी है, आंख से 25 सेंटीमीटर दूर। इससे होगा क्या कि वो ऑब्जेक्ट हमें सबसे ज्यादा क्लियर, सबसे ज्यादा साफ नजर आएगी, क्योंकि डी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट हमें सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड नजर आती है। तो एक तो पहले ही मैग्नीफाई है, ऊपर से रखना कहां है, डी पर। तो इस केस में जो इमेज की डिस्टेंस जो ये v होती है, ये किसके बराबर हो जाएगी, d के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि v, इमेज कहां चाहिए हमें, d के ऊपर। तो अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ जिसे हम लोग लेंस फार्मूला कहते हैं, हम लेंस फार्मूला से ही इसकी डेरिवेशन कर लेंगे, बड़ा आसान सा होने वाला है। वो होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। एफ इज फोकल लेंथ, वी इमेज की डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अच्छा जी, जो चीजें हैं वो सब विद साइन लेनी है। 1 अपॉन एफ को मैं 1 अपॉन एफ ही रहने देता हूं, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। इमेज कहां चाहिए, डी के ऊपर, तो क्या मैं वी की जगह डी भर सकता हूं, लेकिन डी कहां है, डी लेंस के लेफ्ट साइड में है, मतलब इस तरफ को, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की उल्टी तरफ को है, तो हम डी को नेगेटिव लेंगे। साथ में माइनस 1 अपॉन यू, यू होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहां थी, इसको कितना माना था हम लोगों ने, यूई, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा 1 अपॉन माइनस यूई विद साइन, क्योंकि लेफ्ट साइड को है। तो अब इसे खोल दो, इस डी को उठा के यहां ले आइए, ये बनेगा 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन यूई। अब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को डी से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहां जब हम इसे डी से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली इक्वेशन को, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी अपॉन एफ प्लस डी अपॉन डी 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू डी अपॉन यूई। ये डी अपॉन यूई क्या होता है, ये तो मैग्निफिकेशन है, सो ये बन जाएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये बन गया फार्मूला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, ये फार्मूला बन गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। इसी में ही एक और चीज नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है,
उसे कहते हैं एट नॉर्मल एडजस्टमेंट। आपके बुक्स में दिया होगा साथ में, आप इसको एडजस्टमेंट। ये जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, नॉर्मल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके ऊपर हमें जोर ना लगाना पड़े, हमें लोड ना लगाना पड़े, हमारी आंखों के ऊपर स्ट्रेस ना पड़े। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सबसे अच्छी, सबसे स्ट्रेसलेस तब नजर आती है जब वो इन्फिनिटी पे होती है। देखो दूर की चीजों को देखो, आपकी आंखों पे जोर नहीं पड़ता है, नजदीक की चीज को देखने के लिए आंखों पे जोर पड़ता है। तो इसका मतलब इमेज कहां चाहिए? इमेज चाहिए इन्फिनिटी पे। जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तभी वो हमें सबसे रिलैक्स्ड नजर आएगी। तो यहां पे अगर इस फार्मूले में मैं इन्फिनिटी भरता हूं तो ये बनेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v की जगह इस बार इन्फिनिटी आएगा, और यहां पे फिर से वही -1/-ue। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1/ue। अब ये 1/ue जो है ये 1/f के बराबर है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है d/ue। तो यहां पे इसी 1/ue की जगह 1/f लिख देते हैं, तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा d/f। ये होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। सो इसका मतलब हमें साफ साफ आइडिया एक लग रहा है कि जो मैग्निफिकेशन होती है वो ग्रेटर देन इक्वल होती है d/f के, और जो मैक्सिमम हो सकती है, मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू कितनी हो सकती है? 1/1 प्लस d/f। ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट माइक्रोस्कोप का। इन्हीं कुछ फार्मूलों और इन्हीं डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सो अगर आपको ये चीज समझ आती है, अगर सारी की सारी डेरिवेशन है, आप आराम से इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ आती है तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, थैंक यू।